नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अक्सर जब भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस जिनको ईडी या सीबीआई हैंडल करती है और जब मामले के आरोपियों को अदालतों से जमानत मिल जाती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल मामले हैं जहां पर यह सवाल उठने लगता है कि आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। अगर मैं यहां पर बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, उस वक्त भी कई सवाल उठ खड़े हुए थे। तब भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के आरोप सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लगे थे। यह सवाल उठा था कि अरविंद केजरीवाल ने तो अंतरिम जमानत मांगी भी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल तो ईडी की अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन फिर भी उनको अंतरिम जमानत दी गई। क्यों दी गई, कैसे दी गई, कई सवाल खड़े हुए थे। और फिर उसके बाद ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, उस पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे, क्योंकि वहां पर भी सबूतों को देखा ही नहीं था जज ने। आनन फानन में रात के 8 बजे अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत दे दी गई थी और उस पर भी बहुत हो हल्ला हुआ था। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपको पता है कि सोशल मीडिया पर भी हर कोई इस आजादी का इस्तेमाल करता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी अगर नेताओं को है, जजों को है, तो ये आजादी आम आदमी को भी है। और आज की तारीख में स्मार्टफोन सबके हाथ में रहता है। सोशल मीडिया पर हर एक इंसान आज की तारीख में बहुत एक्टिव है। तो सेकंड नहीं लगते हैं जब लोग इस तरह के डिसीजन देखकर जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन हाल ही में ईडी ने आरोपियों और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के बीच की जिस तरह की सांठगांठ का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में किया है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। उस मामले ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस भरोसे को और पुख्ता कर दिया है कि कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामलों में जब जमानत मिलती है अदालतों से बड़े बड़े आरोपियों को, तो कोई ना कोई सांठगांठ, कोई ना कोई सेटिंग बैकडोर से होती है। और ये पूरा मामला क्या है जिसका खुलासा ईडी ने सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में किया है, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे अहम बात यह है कि ये घोटाला जो है, पीडीएस घोटाला, ये 1000 करोड़ का घोटाला है और इसमें शामिल अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज से संपर्क साधा था जमानत के लिए। ये जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 2 नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे। हालांकि ईडी के 1 अगस्त के हलफनामे में जज के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिटेल से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जस्टिस थे। ईडी का कहना है कि उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए उनसे संपर्क साधा गया था। उनके भाई के नाम का खुलासा इस हलफनामे में ईडी ने किया है। आगे ईडी ने कोर्ट में क्या कहा है? ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के नागरिक जन आपूर्ति निगम यानी पीडीएस घोटाले में आरोपी 2 वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज के संपर्क में थे। उसी जज की अदालत से 16 अक्टूबर 2019 को आलोक शुक्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया था। अब सोचिए किस तरीके से ये दोनों नौकरशाह अपने ऊपर जो आरोप लगा हुआ था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें रिहाई हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के जज के संपर्क में थे और उन्हीं जज की अदालत से 16 अक्टूबर 2019 को आलोक शुक्ला को जमानत मिल गई थी। ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों दागियों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे, यानी कि जो सेटिंग हो रही थी बैकडोर से, वो सेटिंग करवा रहे थे उस वक्त के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा। उन्होंने इन दोनों आरोपियों की सेटिंग जज साहब से करवाई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज को इस साल पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर भी किया गया था
और नाम का खुलासा ईडी ने हलफनामे में नहीं किया है, व्हाट्सएप चैट में है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जज को उसी साल पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, हो सकता है ये वही जज हो। ईडी ने आगे कहा कि मुकदमे को पटरी से उतारने की कोशिश किए जाने की जांच शुरू करने के लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है, पर्याप्त सबूत है। टुटेजा तत्कालीन एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे, जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप चैट से साफ होता है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा के पास भेजा गया था। अब सांठगांठ का स्तर देखिए, कैसे लेन देन हो रहा था। न्यायाधीश ने जो जमानत दी आलोक शुक्ला को, उसकी एवज में क्या हासिल करना चाहते थे वो, उसका खुलासा भी इस हलफनामे में ईडी ने किया है। किस स्तर पर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था। टुटेजा खुद आरोपी थे इस पूरे पीडीएस घोटाले में, तो उनको जब और साथ में आलोक शुक्ला को जमानत दी गई तो उसकी एवज में न्यायाधीश चाहते थे कि उनकी बेटी और दामाद का फेवर किया जाए, और वो टुटेजा के हाथ में था। ईडी ने आगे कहा कि टुटेजा और शुक्ला, आरोपी शुक्ला की अग्रिम जमानत के मामले को लेकर जज के भाई अजय सिंह के संपर्क में थे, जो जज की बेंच के समक्ष लंबित था। 16 अक्टूबर 2019 को दोनों आरोपियों को इन्हीं जज साहब ने, जो अजय सिंह के भाई हैं, जमानत दे दी। जज के भाई को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया और 1 नवंबर 2019 को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये सारा खेल हुआ, और ये सारा खेल उस वक्त के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा करवा रहे थे अजय सिंह के जरिए। आगे हलफनामे में कहा गया है कि दोनों आरोपी सह आरोपी शिव शंकर भट्ट के मसौदा बयान को साझा कर संशोधित करने में शामिल थे। यानी कि जो सह आरोपी का बयान था उसको भी हल्का बनाया गया, उसको कमजोर बनाया गया, ताकि अनुसूचित अपराध में अन्य प्रमुख आरोपियों की भूमिका कमजोर साबित की जा सके। जो शंकर भट्ट थे उनके बयान को कमजोर किया गया, ताकि जो आरोप उसने इन दोनों पर लगाए थे, ये जो दो नौकरशाह हैं, उनके ऊपर लगे आरोप भी कमजोर किए जा सके, उनकी भूमिका को भी कमजोर साबित किया जा सके। ईडी ने कहा कि टुटेजा और शुक्ला के तत्कालीन महाधिवक्ता के साथ 4 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2019 के व्हाट्सएप चैट के विश्लेषण से हाईकोर्ट के जस्टिस के भाई और तत्कालीन एडीजी आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रायपुर की भूमिका का पता चलता है। इस समय वही अनुसूचित अपराध का बचाव करने के प्रभारी थे। दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को कमजोर करने में इनकी भी अहम भूमिका थी। अब सोचिए इस खेल में कौन कौन शामिल था। राज्य के मुख्य अधिवक्ता शामिल थे, जो जज थे उनके भाई अजय सिंह शामिल थे, जिनको बाद में मुख्य सचिव के पद से हटाकर योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। और तो और उस वक्त जो आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रायपुर के एडीजी थे, वो खुद इस खेल में शामिल थे। उनके बीच भी जो व्हाट्सएप चैट हुई है आरोपियों के साथ, उसका खुलासा भी ईडी ने अपने हलफनामे में किया है। और सीधे सीधे दोनों आरोपियों, ये जो दो नौकरशाह हैं, इन दोनों आरोपियों को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को कमजोर करने में इन सब ने अहम भूमिका निभाई। आगे देखिए, ईडी ने दावा किया कि घोटाले पर राज्य ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट से कई पैराग्राफ टुटेजा और शुक्ला के कहने पर मुख्य आरोपी के हितों की रक्षा के लिए हटा दिए गए। कमजोर कैसे किया जाता है केस को, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। एक तरफ तो सेटिंग की गई न्यायाधीश के साथ, फायदा पहुंचाया गया उनकी बेटी को, दामाद को, उनके भाई को, और उसकी एवज में दोनों नौकरशाहों को बाइज्जत बरी कर दिया गया अदालत से कि उनके ऊपर तो आरोपी नहीं बनते हैं। और तो और राज्य का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसकी रिपोर्ट से भी कई पैराग्राफ गायब किए गए, ताकि जो मुख्य आरोपी है उसे बचाया जा सके, उसके खिलाफ केस को कमजोर किया जा सके। बाद में वही संशोधित रिपोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने पेश की गई। ईडी ने कहा कि आरोपियों की संलिप्तता और उच्च पदस्थ
संवैधानिक राज्य अधिकारियों की मिलीभगत से मुकदमे को पटरी से उतारने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के ठोस प्रयास के बारे में एक स्वतंत्र एजेंसी यानी कि ईडी के पास जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। जो ये साठगांठ हुई, जिस स्तर पर ये साठगांठ हुई, जिन जिन लोगों ने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा इन दो नौकरशाहों को बचाने के लिए और मुख्य आरोपी के खिलाफ केस को कमजोर करने के लिए, उसके सारे पुख्ता सबूत ईडी के पास है। हलफनामे की शक्ल में उन्होंने ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं और अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत ईडी के पास है। आप सोचिए कि ईडी जैसी संस्थाएं जब किसी आरोपी पर आरोप लगाती हैं तो ये कहा जाता है कि वो तो केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं, उनके पास तो सबूत ही नहीं है। और ये मामला जो है, इस मामले में इन दो नौकरशाहों को जब हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी तब भूपेश बघेल सरकार में ये मामला बहुत उठा था कि देखिए ईडी ने तो इन लोगों को भी फंसाने की कोशिश की, इनडायरेक्टली केंद्र की मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार को फंसाने की कोशिश की क्योंकि उनके ही नौकरशाह थे और पीडीएस घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन अब जिन तारों का, जिन कड़ियों को ईडी ने जोड़ा है और उनका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है, उससे पता चलता है कि किस तरीके से न्यायाधीशों को भी बड़ी आसानी से सेट कर लिया जाता है और इसके लिए राज्य के महाधिवक्ता वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उन्हीं लोगों द्वारा जो कानून के पैरोकार कहे जाते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में ये 1000 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि राज्य में 13,301 दुकानों में राशन बांटने में गड़बड़ी की गई। आरोप है कि अकेले चावल में 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। कुल घोटाला 1000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का बताया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करने के बदले में एक एक राशन दुकान वाले से 10-10 लाख रुपया लिया गया। और अब इस नए खुलासे से जाहिर सी बात है आरोपियों में हड़कंप मचना लाजमी है। भूपेश बघेल सीएम हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त छत्तीसगढ़ में, तो अब कांग्रेस के और भी बहुत सारे नेताओं का नाम इस घोटाले में सामने आने वाला है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किस तरीके से 1000 करोड़ से भी ज्यादा के इस घोटाले में मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए, दो नौकरशाहों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज को मैनेज किया गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अपनी बेटी, दामाद और भाई का फेवर पाने के लिए ही उन्होंने इन दोनों को जमानत दे दी होगी? पैसे का लेन देन नहीं हुआ होगा क्या? करोड़ों रुपए की डील होती है और ये तो जीता जागता प्रमाण है। अब तो ईडी के पास पुख्ता सबूत है और इस खेल में अब कौन कौन फंसेगा आप समझ लीजिए कि भूपेश बघेल की सरकार थी, सीएम थे, उनके जो मंत्री थे उनमें से बहुत से लोगों की इसमें भूमिका रही होगी। ये दो नौकरशाह जिन पर पीडीएस घोटाले का आरोप लगा, इसके अलावा मंत्री भी तो होंगे उस वक्त के। और इस खेल का खुलासा हो ही नहीं पाता अगर ये व्हाट्सएप चैट पर पकड़ी जाती। इन दोनों को तो जमानत मिल ही गई थी हाई कोर्ट से। और फिर यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जो शराब घोटाला है जिसमें की जांच पड़ताल चल रही है, अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है क्योंकि सीबीआई के मामले में उनको जमानत नहीं मिल पाई है। जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। शराब घोटाले में एक और आरोपी को मई महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था, विनोद चौहान उसका नाम था, वकील बताया गया था वो, जिस पर यह आरोप है कि उसने अभिषेक बोनापल्ली के कहने पर 25 करोड़ रुपए के कविता के पीए से लिए थे और उनको गोवा हवाला ऑपरेटर्स के जरिए ट्रांसफर किया था। उसकी भी एक व्हाट्सएप चैट का खुलासा ईडी ने कोर्ट में किया था। और वो व्हाट्सएप चैट क्या थी? वो व्हाट्सएप चैट ये बताने के लिए काफी थी कि अरविंद केजरीवाल का विनोद चौहान के साथ बहुत ही दोस्ताना रिश्ता था। इतना दोस्ताना रिश्ता था कि वो अरविंद केजरीवाल को उनके बर्थडे पर विश भी क्या करते थे और अरविंद केजरीवाल उनको थैंक यू चौहान साहब भी कहा करते थे। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो तो इनको पहचानते ही नहीं है। और इसके अलावा दोनों के बीच एक और व्हाट्सएप चैट का खुलासा ईडी ने किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विनोद चौहान ने अरविंद केजरीवाल को मैसेज किया था और वो मैसेज ये था कि पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस राजन गुप्ता वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते हैं।
और ये जज जो हैं वो 2007 से 2021 के बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और वो आजकल चंडीगढ़ में हैं और उनसे संडे से लेकर ट्यूसडे तक बीच में किसी भी दिन जाकर मुलाकात की जा सकती है और वो मेरे दोस्त हैं, प्लीज उनको कोई टाइम दीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। तो ये सवाल उठा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के एक जज से मुलाकात क्यों करना चाहते थे? विनोद चौहान क्यों चाहता था कि अरविंद केजरीवाल पटना हाई कोर्ट के इन जज से मुलाकात करें? तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या पर्दे के पीछे कोई सांठगांठ चल रही थी? ऐसे में सवाल ही उठता है कि जज महोदय जिन्होंने इन दो नौकरशाहों को जमानत दे दी, क्या इन्होंने पहली बार ऐसा किया या इनका इतिहास भी खंगाला जाना चाहिए कि इन्होंने इससे पहले कितने मामलों में लोगों को जमानत दी है और कब कब इन्होंने सांठगांठ की है, कब कब उन्होंने इस तरह से साजिशन आरोपियों को छोड़ा है। इन सब मामलों का अब खुलासा होगा, सारी जांच पड़ताल ईडी करेगी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि पहले ही लोगों का जुडिशरी पर से भरोसा उठ चुका है, तो वो भरोसा कायम रहे इसलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इन जज साहब के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ आरोपियों के खिलाफ भी और उस वक्त की भूपेश बघेल सरकार के बाकी मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ भी जो इस 1000 करोड़ से भी ज्यादा के पीडीएस घोटाले में शामिल रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मामला एक नजीर बन सके। वरना लोग तो गिनना शुरू कर देंगे कि फला मामले में फला नेता को जमानत मिली थी तो इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश के साथ सांठगांठ हुई थी। फला मामले में जब किसी आरोपी को जमानत नहीं दी गई थी तब भी सांठगांठ हुई थी। यानी कि जजों को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ये अब खुलकर सामने आ चुका है और ये न्याय व्यवस्था के लिए बहुत घातक है। ईडी ने जो खुलासा किया है वो आंखें खोलने वाला है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।